हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर है जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिस्कशन करने हैं। हम लोग हर एक टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक आता है कि आखिरकार एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, तो इसकी जो शुरुआत है हम लोग इसकी शुरुआत एनसीईआरटी के कुछ चंद लाइनों से करना चाहेंगे। बोलता है द रिच डाइवर्सिटी ऑफ अ केमिकल बिहेवियर ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स। बोलता है कि इस दुनिया में बहुत विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद है और उन सभी का केमिकल बिहेवियर अलग अलग है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अगर उनके प्रॉपर्टीज को अच्छा से समझना है, अगर उनको अच्छा से समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन एलिमेंट के एटम्स के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनके अरेंजमेंट में या उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कैसा अरेंजमेंट है। जब तक फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं, तो जब तक आप उसके साथ आंतरिक रूप से नहीं जुड़ेंगे, मतलब 2-4 दिन जब उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके एटॉमिक हैबिट्स को नहीं देखेंगे। एक बहुत ही फेमस किताब भी है इस एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर में। मतलब आपको उसके हर एक छोटी बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी आप उसके नेचर, उसके प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज में लोगों के कारण क्या डिफरेंस आ रहा है, इसको समझ पाएंगे। ठीक उसी तरीका से इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के तत्व है, बहुत प्रकार के एलिमेंट्स है, लेकिन उनमें डिफरेंसेस क्या है, अगर आपको इसको समझना है तो आप उस एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू ही समझ सकते हैं। अब सवाल क्या है ना कि एटम के अंदर कब, कैसे और किस तरीके से झांकने की शुरुआत हुई। तो हुआ क्या ना, दुनिया में एक चीज तो पता चल गया था कि दुनिया में हर तरफ क्या है, मैटर है, द्रव्य है। लेकिन सवाल ये था, क्या ये मैटर जो है, मतलब जो भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसके पास कुछ वजन हो या कुछ जगह को वो ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो भैया इस मैटर भी क्या कोई चीज से मिलकर के बना है? तो लगभग आज से 2600 साल पहले की बात है। 2500 से 2600 साल पहले की बात है। 400 बीसी का समय था और इस भारत पवित्र भूमि पर एक महर्षि कर्णड नाम के साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि उस समय साइंस का वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। एक सब्जेक्ट हुआ करता था फिलॉसफी, जो आज भी। तो महर्षि कर्णड अपने आश्रम में कहीं ना कहीं चल रहे थे सुबह के समय, और वह चावल के कण को देखते हैं और उस कण को देख करके उनके दिमाग में एक ढांचा तैयार होता है कि ये जो चावल का कण उन्होंने उठाया था वो कहां से उठाया था। वो एक बड़े से ढेर से उठाया था, वहां चावल की ढेर पड़ी थी, वो वहां पर राइस की हीप थी, उसमें से कुछ कण को हाथों में उठाया और उठा करके देखा, और देखा कि ये इतनी बड़ी हीप, इतना बड़ा ढेर बनाने के लिए ये छोटे छोटे कण रिस्पॉन्सिबल है। उनके दिमाग में उसी समय एक करंट सा दौड़ा और कहा कि ये दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर है ना, वो मैटर भी बहुत छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं, और ये कण इतने छोटे हैं कि जिसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जब मैटर को बहुत बार डिवाइड किया गया, बहुत बार डिवाइड किया गया, तो उस हद तक डिवाइड किया गया तो उसके बाद उसको डिवाइड ना करना पड़े। बोले उस सिचुएशन में जो उस वो पार्टिकल होगा उसे ही हम परमाणु कहेंगे। वहीं ग्रीक में बैठा एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं, अगेन मेरे मुंह से साइंटिस्ट निकल रहा है, फिलोसफर डेमोक्रिटस। उसी समय की बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कर्नड ने खोज लिया तो डेमोक्रिटस को पता चल जाएगा। उस समय वाईफाई नहीं था, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। और कबूतर जा जा करने से भी कबूतर इतनी दूर बातों को नहीं लेके जा सकेगा। ग्रीक में बैठा एक फिलोसफर डेमोक्रिटस, इन्होंने भी इस चीज को समझ लिया था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है, मैटर है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए हैं। और बोला वही स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ मैटर का, दोनों ने एक ही बात कहा है कि ये पूरा मैटर जो है एक छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, जिसको फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहते हैं। बोलता है अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ द मैटर would ultimately yield this smallest particle which would not be further divisible।
बोला जब मैटर को बहुत बार तोड़ा गया, इतना बार तोड़ा गया, तो जाके जो सबसे छोटा कण मिला जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, बोला यही जो छोटा सा पार्टिकल है यही फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ द मैटर है, इसी से पूरा मैटर, इसी से पूरा द्रव्य बना हुआ है। और उसी फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ मैटर को इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने जो नाम दिया द इंडिविजुअल पार्टिकल एज परमाणु, और वहीं ग्रीक फिलोसोफर ने इसका जो नाम दिया वो एटम दिया, जो कि एक ग्रीक के वर्ड से निकल के आया एटोमियो, जिसका मतलब क्या था, अनकटेबल, नॉन डिविजिबल। और ये स्टार्टिंग में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कह सकते हो एक प्रकार का स्पेक्यूलेशन था, एक आइडिया जो दिमाग में आया वो लोगों के सामने में प्रस्तुत किया गया और लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया। खैर डेमोक्रेटस की कहानी बहुत जबरदस्त है, इतना आसानी से डेमोक्रेटस की बात को नहीं माना गया था, काफी सालों तक उनको नेग्लेक्ट करके रखा गया, काफी सालों तक, लगभग कह सकते हो 2400-2500 सालों तक, 2600 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 2500-2600 सालों तक उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया था, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, वो था एरिस्टोटल। उसकी कहानी कभी और मैं तुम्हें सुना। फिलहाल चैप्टर में आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें हमें समझ में आ सके। और ये आइडियाज यहां पर वही लिखा हुआ, रिमेन डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब बस पड़ा हुआ रह गया एक जगह पे, जैसे कोई लोग शेयर को खरीद के रख देते हैं और 10 साल 20 साल बाद देखते हैं, हम उसे डॉर्मेंट कहेंगे, डॉर्मेंट अकाउंट हो गया, मतलब वो काम का कोई आइडिया नहीं रहा वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक साइंटिस्ट 19th सेंचुरी में नहीं पहुंचे, 18th सेंचुरी में नहीं पहुंचे। खैर शुरुआत 1808 से हो चुकी थी और उसके लिए जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे जिनका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। ये एक ब्रिटिश स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे, एक केमिस्ट थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, लेकिन एक आम शिक्षक थे जो केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। और उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का तात्पर्य समझिएगा, देखो कन्नड़ और डेमोक्रिटस ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई लेबोरेटरी में कुछ नहीं किया, लेकिन डाल्टन ने अपनी बातों को रखने से पहले उस समय जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे और उनके कारण कुछ लॉज भी वहां पर आ चुके थे बिफोर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ चुका था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आ चुका था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ चुका था। जब इन्होंने अपने थ्योरी को लोगों के सामने में प्रस्तुत किया कि एटम नाम की जो थ्योरी, एटॉमिक थियरी है, जब लोगों के सामने में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, अपने प्रिंसिपल्स को प्रस्तुत किया, तो उन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में हुए एक्सपेरिमेंट्स को साबित भी करना पड़ा। और बताऊं महत्वपूर्ण बात, वो एक्सपेरिमेंट्स जो उस समय तक हो चुके थे उनके कारण जो 2-3 लॉज केमिकल कॉम्बिनेशंस के निकल करके आए थे कि आखिरकार कोई भी एटम जो एलिमेंट्स का वो आपस में कंबाइन क्यों करता है, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्यों करता है, उसके जो लॉज निकल के आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को इन लॉज के कड़े पैमाने से गुजरना पड़ा। और विश्वास मानिए यह उस कड़े पैमाने से गुजरा है और अपने बातों को प्रूफ किया है। तो ही वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट, आप कह सकते हो, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पर बात की, जिन्होंने, जो एक समय में फिलॉसफी थी कन्नड़ और डेमोक्रिटस के समय में, उसको इन्होंने केमिस्ट्री में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग लेबोरेटरी एविडेंसेस। वहीं सवाल आता है कि सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या थे? तो ही फॉर्मुलेटेड हिज थ्योरी अराउंड 5 कोर प्रिंसिपल्स, 5 इसके मुख्य अवधारणाएं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि नेचर ऑफ मैटर को बताता है और इस एटम की थ्योरी को कहीं ना कहीं सही साबित करता है। तो आखिरकार वो कौन से 5 प्रिंसिपल्स है? तो सबसे पहला है इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बोले एटम कौन है? तो बोला एटम एक एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत छोटा, इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको जिसको आप बर्बाद नहीं कर सकते, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, बहुत छोटा पार्टिकल है, और वो पार्टिकल और कोई नहीं, उस छोटे पार्टिकल को ही एटम कहा जाता है। ये बात सुन करके आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि डाल्टन भाई साहब भी कहीं ना कहीं डेमोक्रिटस और कन्नड़ के बात से सहमत थे।
और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लॉस को जब फुलफिल किया है तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य होती हुई नजर आती है, एंड हेंस वी कैन से दैट ही रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। बोलता है अगर कोई सत्य है तो सत्य यही है, वो है एटम, जिससे मिल करके दुनिया ब्रह्मांड में जो भी चीज मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, वो पार्टिकल एटम है। दूसरी बात जो लोगों के सामने में रखा वो था एलिमेंटल आइडेंटिटी। बोलता अगर किसी एक एलिमेंट, किसी एक तत्व के एक पर्टिकुलर एटम का बात करें तो उसका शेप कैसा होगा, तो बोलता ऑल एटम्स आर स्फेरिकल एंड द गिवन एलिमेंट, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के किसी भी एटम को आप उठा करके देखोगे तो वो एकदम आइडेंटिकल होगा, चाहे आप शेप में देखो, चाहे आप साइज में देखो, चाहे आप मास में देखो, चाहे आप कलर में देखो, चाहे आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे देखो, चाहे आप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे देखो, हूबहू सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। जरा मतलब आप कह सकते हो तनिक मात्र भी उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा बेटा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वह एलिमेंटल डिस्टिंक्शन। बोला ऐसा तो मैंने कहा है कि सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, लेकिन कब, जब सेम एलिमेंट का आप दो एटम को उठा करके देखोगे, कोई भी दो एटम को उठा लेना, आइडेंटिकल कहानी नजर आएगी। लेकिन जैसे ही आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को उठाओगे तो उनके प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, चाहे वो साइज हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो कलर हो, चाहे आप किसी भी फैक्टर्स को क्यों ना देख रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाए, सेम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जब सेम एलिमेंट के एटम को उठाओगे तो वो सेम रहेगा। तो बोलता है एलिमेंटल डिस्टिंक्शन करने में मदद करता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर कंप्लीटली इन देयर मास एंड केमिकल बिहेवियर। उनके केमिकल बिहेवियर में और उनके मास में डिफरेंस आएगा। फिजिकल बिहेवियर इसलिए नहीं कहा क्योंकि दुनिया में जितने भी एटम है डाल्टन के हिसाब से वो स्फेरिकल ही हैं। क्लियर। फिर इन्होंने बात किया कंपाउंड रेशियो क्या, क्योंकि उस समय केमिकल रिएक्शंस हो चुके थे। इन्होंने कहा कि अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में जुड़ना पड़ेगा, और जब भी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ता है तो एक फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में जुड़ता है, लाइक 1:1, 2:1, 1:2, 1:8। आ रहा बात समझे इस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं H2O का, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो वेट है वो 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है। रेशियो निकालोगे 1:8। तो मैं अगेन ये बात बोल देता हूं, ये जो फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो होगा वो क्या चीज से होगा, वो बाई मास होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाई मास। नेक्स्ट अगर मैं पांचवी बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी इन्होंने कहा है। बोला केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ओनली द सेपरेशन, कॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। मतलब दो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग हो सकते हैं, दो लोग अलग है वो जुड़ सकते हैं। हो सकता है अभी यही एटम इससे राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ था, अभी अपने पोजीशन को चेंज करके लेफ्ट हैंड में साइड में चला जाए, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। बोलते हैं किसी भी प्रकार के एलिमेंट का एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना डिस्ट्रॉय होता है और ना इसे नया तरीके से बनाया जा सकता है। Are you getting my points? But and the interesting fact was that his theory was able to explain। इसको सपोर्ट कहां से मिला? इसको सपोर्ट मिला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। ये पांचवा नंबर उसी बात को बता रहा है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, कंपाउंड रेशियो के बारे में बात हो रही है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब अगर कोई दो एलिमेंट दो कंपाउंड बना रहे हैं तो अगर मैं किसी एक का फिक्स्ड कर दूं मास को तो दूसरे का जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल होल नंबर रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तीन लॉज इसको कहीं ना कहीं बैकअप दे रहे थे, पीछे से सहारा दे रहे थे और कह रहे थे लोगों को चीख चीख करके कि भैया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही है। 1808 में ये बात उठी और ये बात तुम विश्वास मानो लगभग लगभग मैं बोलूंगा 90 साल के आसपास तक ये थ्योरी सही भी रही। मतलब पूरे अगर आपसे पूछेगा 18th सेंचुरी में राज किसका रहा, तो राज डाल्टन भाई साहब का रहा। वही राजा बन करके रहे, उन्हीं का थ्योरी राज किया हर तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं रही। लेकिन लोगों का काम है कि वो लोगों की कामों में गलतियां जरूर निकालेंगे
और विश्वास मानिए, अगर कोई आपका गलती नहीं निकाल रहा है तो उसमें कभी भी प्रोग्रेस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी। तो अगर किसी भी व्यक्ति को भी अगर अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है तो निंदक को करीब रखना पड़ेगा, हर अवसर में, जो आपकी गलतियां निकाले, गलतियों से सीखो। बहुत जन बोलेंगे सर ये थ्योरी फ्लॉप हो चुकी है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इसको इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जब भी मैं कुछ नई थ्योरी का बात करूंगा या मैं लेटेस्ट वाले की भी बात कर लूं, आपसे क्वांटम के बारे में बात कर लूं, तो वहां पर लॉजिक है कि सर एटम ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। तो जितने तरीके के उस समय लोगों ने, साइंटिस्टों ने सोचा है, उन सारी बातों को मैं आपके सामने इसलिए रख दे रहा हूं ताकि जब क्वांटम पढ़ रहे हो तो आपको ये पता हो ये थ्योरी एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। ये किन किन गलतियों से सीख करके कुछ नया बना, फिर उस नए से बन करके कुछ और नया बना, और इसी प्रकार से कुछ भी नया चीज का फॉर्मेशन होता है ब्रह्मांड का। तो एक ऐसा नहीं होता पहला बार में ही सक्सेस मिल जाता है, सक्सेस टाइम लेता है। कभी आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। और अगर आप अपने फेलियर से सीख रहे हो ना तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस पालोगे। तो अब हम बात करेंगे कि डाल्टन भाई से क्या गलती हो गई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या ऐसी लिमिटेशंस रह गए। तो सबसे पहला, डाल्टन ने कहा था एटम्स आर इनडिविजिबल, लेकिन एटम्स को फर्दर चल करके देखा गया कि भैया इसे भी डिवाइड किया जा सकता है, इसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के होने के चांसेस हैं। और ये प्रूफ भी क्या, आगे हम लोग वही पढ़ेंगे, एक एक करके उसी पायदान में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। इन्होंने कहा एक एलिमेंट का मास सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं C12 और C14 का, दोनों कार्बन एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही दो प्रकार का एटम है, जिसका एक का मास 14 और एक का मास 12 है। और इस बात को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपने 5 प्रिंसिपल में नहीं बताता है। वहीं तीसरा बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स। इन्होंने कहा दो डिफरेंट एलिमेंट का कभी भी मास सेम नहीं हो सकता, कभी भी साइज सेम नहीं हो सकता है, शेप सेम हो सकता है क्योंकि सारे ही एटम स्फेरिकल है, लेकिन मास और साइज कभी सेम नहीं हो सकता। लेकिन आइसोबार की बात करें तो आर्गन का भी मास 40 होता है और कैल्शियम का मास भी 40 होता है, लेकिन ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनका रिएक्ट करने का बिहेवियर डिफरेंट है। तो आइसोबार्स के बारे में भी डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया। बोला एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन के, आप कार्बन का नाम सुने होंगे भैया, ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन का फॉर्म एक डायमंड भी होता है, कार्बन का एक फॉर्म बकमिस्टर फ्लोरीन भी होता है, आजकल कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में भी बात हो रही है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के एलोट्रोप्स हैं, सेम एलिमेंट है, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्यों डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में क्यों डिफरेंस है? उन्हें तो आइडेंटिकल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अगेन वो यहां पर फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने कहा जब भी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, बेटा जब भी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन पे सिंपल होल नंबर रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। या आप कह सकते हो ऐसे बहुत सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है। नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब जहां पर जैसे 0.960 इस टाइप का लिख दे कहीं पर। अब देखो होना तो 1 और 1 चाहिए था, यहाँ 0.96 कहां से आ गया? तो ऐसे कंपाउंड्स को जरूरी नहीं वो ऑर्गेनिक हो, नॉन स्टोइकियो, इस तरह के कंपाउंड्स को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं, जहां पर डेसिमल्स आ जाए। इसके बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया गया था। नेक्स्ट, अगर मैं 6th का बात करूं, रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इसने कहा कि बॉन्ड बनाएंगे, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा। लेकिन जब बात उठी ये बॉन्ड क्यों बनाएंगे, डाल्टन के पास कोई जवाब नहीं था। कैसे बनाएंगे, डाल्टन के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बहुत बड़ी भूल है। एक और आप चाहो तो इसमें एक और पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हो। इन्होंने कहा कि मैटर का ना विनाश हो सकता, ना डिस्ट्रक्टेबल है, ना क्रिएशन हो सकता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये एग्जांपल्स हैं जहां पर मैटर एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है और न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक नए एलिमेंट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो भैया इन सारे बातों को डाल्टन भाई साहब नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, इसी कारण डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल होती है। और यहीं से शुरुआत होती है 1850 में
नए साइंटिस्ट, नए लोग जुड़ गए कि भैया डाल्टन को गलत प्रूफ करना, कुछ नया खोज के लाना, तभी तो नाम होगा। फिर आते हैं जूलियस प्लकर। इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के चलेंगे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को समझेंगे जो आपके जेई और नीट में भी मददगार रहेंगे। तो हमको चीजों को फील भी करना है और चीजों को समझ के चलना है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपके हाथ में होगा तो नंबर अपने आप आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और